कल्पनाओं की कहानियां जिंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूं। भाग 21। खूनी दरिंदा, अ सस्पेंस थ्रिलर एंड मर्डर मिस्ट्री स्टोरी। उन दोनों की हालत देखी नहीं जाती थी। इंस्पेक्टर तिवारी ने दर्द भरे स्वर में कहा, किशोर उनकी एकमात्र संतान थी। उसे अमेरिका में पूरे 15-16 वर्ष रखकर उसकी पढ़ाई लिखाई पर लाखों रुपए खर्च किए गए थे। वो हाल ही में किशोर की शादी भी कर देना चाहते थे, लेकिन किशोर की मनपसंद लड़की अभी तक नहीं मिली थी। औलाद का गम मामूली नहीं होता, और ऐसी सूरत में जबकि औलाद अकेली हो और इतनी योग्य हो। इंस्पेक्टर जोनाथन ने दुख भरे स्वर में कहा, मेजर साहब, इस केस में एक बात और भी सबके सामने दिखाई दे रही है। सहसा सोनिया बोल उठी। इंजीनियर किशोर सेठ रूपचंद मारवाड़ी का इकलौता बेटा था। बैरिस्टर सुमत प्रकाश भी अपने पिता जौहरी सुगनचंद की एकमात्र संतान था, और उसी तरह आशा और श्रीकांत भी अपने अपने पिता के इकलौते संतान थे। और शायद कोई ये बात मालूम नहीं कि पार्थ भी अपनी माँ की इकलौती संतान है। पुजारी रामदास की पहली पत्नी का बेटा हरिनाथ है और दूसरी पत्नी का पार्थ है। इंस्पेक्टर जोगलेकर ने बड़ी नाटकीय अंदाज में बताया, विचित्र संयोग है ये भी। मेजर बलवंत ने कहा, लेकिन दूसरे ही पल वो जैसे मन ही मन कुछ सोचकर चौंक पड़ा। दोनों इंस्पेक्टर और सार्जेंट गोखले तो मेजर बलवंत के इस चौंकने को नोट नहीं कर पाए, लेकिन सोनिया फौरन भाग गई। उसने जल्दी से पूछा, क्या बात है मेजर? मेजर बलवंत के होठों पर एक विचित्र सी मुस्कुराहट नाच उठी। कोई विशेष बात नहीं है सोनिया, बस यूं ही बात याद आ गई थी। खैर उसे छोड़ो और किचन में जाकर हम लोगों के लिए एक प्याला गर्मा गर्म चाय बना कर ले आओ। थोड़ा सा दिमाग को सुकून मिल जाएगा। सोनिया चुपचाप उठी और किचन की ओर चली गई। दोनों पुलिस इंस्पेक्टर और सार्जेंट कोखले के जाने के बाद अचानक मेजर बलवंत को याद आया कि बातों में वो लोग इतने उलझ गए थे कि उन्होंने हनुमान मंदिर और सेठ गुलाब राय के बंगले और मंदिर में मिले उंगलियों के और कदमों के निशान के प्रिंट्स तो देखे ही नहीं। शायद रात भर जागते रहने के कारण दोनों के दिमाग भी इस सीमा तक थक चुके थे कि उन्हें भी याद नहीं आया। मेजर बलवंत ने प्रिंट के सारे लिफाफे उठाए और अपने ऑफिस में जा बैठा। उसे हनुमान मंदिर और सेठ गुलाब राय दोनों के बंगलों में मिले फिंगरप्रिंट्स और पैरों के निशान के प्रिंट्स निकाल कर मेज पर फैला दिए और उन्हें बड़े ध्यान से देखने लगा। एक निशान को देखते ही उसके होठ गोल हो गए और वो जोर से सीटी बजाने लगा। उस सीटी की आवाज़ सुनते ही सोनिया झपट कर ऑफिस में पहुंच गई और मेजर बलवंत की ओर देखने लगी, जो एक प्रिंट हाथ में लिए जोर जोर से सीटी बजाए चले जा रहे थे। सोनिया, इधर आओ। मेजर बलवंत ने उसे अपने पास बुलाया और इंजीनियर किशोर के बंगले में मिली उंगलियों के निशानों के एक प्रिंट को उठा लिया और फिर दोनों प्रिंट को सोनिया के सामने टेबल पर रख दिया और कहा, इन दोनों को ध्यान से देखो। क्या तुम्हें इन दोनों में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? सोनिया ने दोनों प्रिंट उठा लिए और उन्हें बड़े ध्यान से देखने लगी। नहीं, दोनों प्रिंट में रत्ती भर भी अंतर नहीं है, और अगर ये निशान किसी एक ही आदमी के हाथ की उंगली के हैं तब तो ये क्लियर हो जाता है कि पुराने प्राचीन हनुमान मंदिर की वो कीमती मूर्तियाँ और सेठ रूपचंद के किशोर के बेटे की हत्या दोनों आपस में लिंक है। देखते हुए सोनिया ने कहा। मेजर बलवंत ने सोनिया को बैठने का इशारा किया और इंस्पेक्टर तिवारी द्वारा लाए गए सारे प्रिंट्स लिफाफों में से निकाल कर टेबल पर फैला दिए। वो दोनों मिलकर बड़े ध्यान से उन प्रिंट्स को देखने लगे। सहसा सोनिया ने कुछ प्रिंट अलग करके जल्दी से कहा, मेजर साहब, जरा इन प्रिंट्स को देखिए। हाथ और उंगलियों के इन निशानों में कितनी समानता है। ये निशान हनुमान मंदिर में मार्बल के बने उन चबूतरों और सेठ गुलाब राय के बंगले में बने हुए मंदिर की उस वेदी पर मिले हैं जिस पर भगवान
राम का परिवार सोने की मूर्ति स्थापित की गई थी। मेजर बलवंत ने उन प्रिंट्स को बड़े ध्यान से देखने के बाद कहा, तुम्हारा अनुमान एकदम ठीक है सोनिया। इस निशान को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इन मूर्तियों की चोरियों और किशोर की हत्या में जिस व्यक्ति का हाथ है वो प्रमुख है, जिसकी उंगलियों के निशान इन तीनों स्थानों पर मिले हैं। विशेष रूप से हनुमान मंदिर में तो मंदिर के हर भाग में ये निशान पाए गए हैं। हनुमान मंदिर की मूर्तियों को उखाड़ कर ले जाने में चोरों को बहुत समय लगा होगा, उन्हें मेहनत भी बहुत करनी पड़ी होगी, इसीलिए इस आदमी के हाथ और उंगलियों के निशान वहां ज्यादा मिले हैं। इन निशानों से ये बात तो तय है कि तीनों घटनाएं एक दूसरे से लिंक्ड है। अब रह जाती है सेठ रमनलाल देसाई की बेटी आशा, सेठ पद्मकांत जैन के बेटे श्रीकांत तथा उनके साथियों और जौहरी सुगनचंद के बेटे सुमत प्रकाश का किडनैप। ये तीनों घटनाएं इन पहली तीनों घटनाओं से अलग दिखाई देती हैं, लेकिन इन तीनों में पक्का कुछ न कुछ लिंक है। इन तीनों घटनाओं में 4 नौजवानों का संबंध इनके बीच संबंध पैदा करता है। कहीं श्रीकांत और उनके 3 साथी वही तो नहीं थे जिन्होंने जौहरी सुगनचंद के बेटे सुमत प्रकाश का अपहरण किया था? और अगर इन चारों ने ही सुमत प्रकाश को किडनैप किया है तो ये बात तय है कि आशा के किडनैप और पिछले दिनों हुई बाकी की क्राइम्स में भी इन्हीं का हाथ हो सकता है। लेकिन मेजर साहब, सुमत प्रकाश की पत्नी यशोधरा ने तो बताया था कि सुमत प्रकाश का किडनैप करने वाले नौजवानों में आश्चर्यजनक समानता थी। वो चारों एक ही मां के जुड़वा बेटे जैसे दिखाई दे रहे थे। सोनिया ने कहा, तुमने और मैंने भी श्रीकांत और उनके तीनों साथियों को नहीं देखा। उनके हुलिये भी हमारे आशा के पिता रमनलाल देसाई ने नहीं पूछे। तुम इसी समय सेठ पद्मकांत जैन की दवाइयों की फैक्ट्री में चली जाओ, उनकी फैक्ट्री के एरिया में है। तुम्हें उस फैक्ट्री को खोजने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेजर बलवंत ने कहा। सेठ पद्मकांत से मिलकर तुम श्रीकांत के तीनों दोस्तों के पते नाम पूछकर उनके घर चली जाना। उन चारों के बारे में तुम्हें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल सके लेने की कोशिश करना। इन चारों के घर वालों से इनके फोटो भी मांग लाना। जी अच्छा, सोनिया ने कहा और उठकर तेजी से बाहर निकल गई। थोड़ी देर के बाद मेजर बलवंत की कार में बैठ वो सीधे इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ चली जा रही थी, जिसकी दूरी उसके बंगले से लगभग 80 किलोमीटर रही होगी। सोनिया के जाने के बाद मेजर बलवंत ने कुछ प्रिंट्स उठाकर एक लिफाफे में रख दिए। ये प्रिंट्स अलग अलग जगहों पर मिले थे, लेकिन इनमें विलक्षण समानता थी। मेजर बलवंत की दृष्टि में ये प्रिंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उसने बाकी प्रिंट्स अलग अलग लिफाफों में भर दिए और फिर सारे लिफाफे स्टील की अलमारी में लॉक करके ऑफिस से बाहर आ गया। कल्याणी, खाना जल्दी बना दो। मैं पिछली रात अच्छी तरह से सो नहीं पाया और आज रात शायद फिर आंखों में ही बितानी पड़ेगी, इसलिए मैं खाना खाकर शाम तक डटकर सोना चाहता हूँ। मेजर बलवंत ने किचन में जाकर वाणी कल्याणी से कहा, मेरे सोते समय अगर कोई फ़ोन आए तो मैसेज नोट पर कर लेना, मुझे जगाना मत। अच्छी बात है भैया, कल्याणी ने कहा और फिर फुर्ती से अपने काम में लग गई। मेजर बलवंत किचन से निकलकर बाथरूम में चला गया। शाम को 8 बजे मेजर बलवंत सोकर उठा तो उसे ड्राइंग रूम में डोरा, सुधीर और कल्याणी की बातचीत करने की आवाज़ सुनाई दी। इसका मतलब है कि मालती और सुनील अभी तक सिटी क्लिनिक से नहीं लौटे थे। हम लोग सिटी क्लिनिक जा रहे हैं, डोरा ने मेजर बलवंत को ड्राइंग रूम में आते देखकर कहा। डोरा, मेरी राय है कि तुम और कल्याणी सिटी क्लिनिक चली जाओ। मालती और सुनील को वापस भेज देना और पार्थ का पूरा ध्यान रखना। मैं सुधीर को साथ लेकर आज कुछ खास जगहों पर जाऊंगा, मेजर बलवंत ने कहा और बाथरूम से चला गया। खाना बनाने के बाद मेजर बलवंत काफ़ी देर तक सुधीर को अपना आज रात का प्रोग्राम बताता रहा। फिर बोला, हालांकि इन सभी घटनाओं में कुल मिलाकर 2 मर्डर हुए हैं, 6 किडनैप हुए हैं,
एक ही व्यक्ति को मार डालने की कोशिश की गई थी। 2 जगहों 3 जगह चोरी की घटनाएं हुई है। हमें तीनों घटनाओं यानी ऐतिहासिक हनुमान मंदिर, सेठ गुलाब राय के बंगले और इंजीनियर किशोर के बंगले से मूर्तियां और कुछ कागजातों की चोरी में कुछ लिंक दिखाई देते हैं, लेकिन बाकी घटनाओं का आपस में या इन तीनों घटनाओं से कोई भी संबंध नहीं है, या नहीं, ये हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। आज की रात में इन घटनाओं से संबंधित जगहों में ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों का निरीक्षण करना चाहता हूँ। घटनाएं छोटी हैं या बड़ी हों, देखने में साधारण हों या साधारण, हमें घटना स्थल पर पूरी तरह तैयार होकर जाना चाहिए। तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। सुधीर के अपने कमरे में जाने के बाद मेजर बलवंत उठा और कुछ सोचते हुए स्टोर में चला गया। लगभग आधे घंटे के बाद मेजर बलवंत और सुधीर कार में बैठकर बंगले के गेट से निकले तो उन्हें रात दिन देखने वाला व्यक्ति भी नहीं पहचान सकता था कि इन दोनों मवालियों में एक विश्वविख्यात जासूस मेजर बलवंत है और दूसरा उसका असिस्टेंट सुधीर है। चारों ओर रात का गहरा अंधेरा छाया हुआ था। महानगर दिल्ली में लगभग 60 किलोमीटर दूर चलने के बाद सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था। उस अंधेरी और सन्नाटे भरी रात में बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा था। कॉलोनी के उस पुराने प्राचीन मंदिर में लगभग 1 फलांग की दूरी पर बसाई गई थी। पिछले दिनों की जो घटनाओं ने कॉलोनी के निवासियों के दिलों में डर और आतंक भर दिया था। वो लोग सूरज डूबते ही अपने अपने बंगलों में चले जाते थे और गेट बंद करके और संतरियों को बड़ी सतर्कता से पहरा देने की ताकीद करने के बाद अपने अपने बंगलों के दरवाजे बंद करके अपने अपने बेडरूम में जा लेटते थे। पिछली रात ही कई घंटों से होती हुई मूसलाधार बारिश बंद हो चुकी थी। सड़कों पर भरा पानी भी बह चुका था, इसलिए टेलीफोन और बिजली के केबल्स भी रिपेयर कर दी गई थी। लेकिन बिजली की लाइन के ठीक होते ही गीता कॉलोनी में खटाटोप अंधेरा छाया हुआ था, क्योंकि कॉलोनी के निवासी इस सीमा तक डर गए थे कि इतनी अरेंजमेंट और कड़ी व्यवस्था होते हुए भी उनके दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। उन्हें घर में रोशनी करते हुए भी डर लग रहा था। एक कार बड़ी धीमी रफ्तार से बिना कोई आवाज़ किए उस ऐतिहासिक मंदिर के परकोटे के बाईं तरफ गुजरती हुई परकोटे के बाईं बुर्ज के पीछे खड़ी झाड़ियों के बीच जाकर रुकी। अभी शांति से आने वाली कार किसकी है? क्या वाकई में अब कोई नया और दूसरा कांड या फिर कोई मर्डर होने वाला है? कौन है इन सब के पीछे? क्या मेजर बलवान इन सब का पता लगा पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिएगा इस कहानी के साथ अंत तक। खूनी दरिंदा, अ सस्पेंस थ्रिलर एंड मर्डर मिस्ट्री स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मैनिएक्स पर।